हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। चैप्टर 12 हम कर रहे थे क्लास 10th साइंस का। उसके हम सेकंड वीडियो लेक्चर में आ गए। आशा करता हूँ कि आप अपने घर पे सुरक्षित होंगे। हम इस वीडियो लेक्चर को शुरू करेंगे यहाँ से। यहाँ तक हमने कल कंप्लीट किया था। फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व करना है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। इन स्पाइट ऑफ द accelerated destruction of the forest in the last few years, there are about 15,000 species of flowering plant। यानी इतना लगातार फॉरेस्ट डिस्ट्रक्ट हो रहा है कुछ सालों से, लेकिन फिर भी 15,000 फ्लावरिंग प्लांट है एंड डबल द नंबर ऑफ अदर रिमेनिंग फ्लोरा स्पीसीज आर फाउंड इन। और उसके अलावा इससे डबल अलग तरह के फ्लोरा यानी प्लांट के स्पीसीज भारत में पाए जाते हैं। ओनली 15% ऑफ द अवेलेबल स्पीसीज ऑफ प्लांट आर ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इसमें से जो जितने भी प्लांट के स्पीसीज है उसके 15% ही आर्थिक रूप से हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंस है। इंडिया में जो फॉरेस्ट है वो कितना फैला हुआ है? 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इन इंडिया मोस्टली द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर फाउंड। और इंडिया में कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल। हमने पिछले साल अलग अलग टाइप्स के फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था, उसमें इंडिया में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। वन ऑफ द स्पेशलिटीज़ ऑफ एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज़ दैट देर आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। और ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की एक खासियत है कि इनमें बायोडाइवर्सिटी बहुत अधिक होती है, यानी अलग अलग तरह के प्लांट और एनिमल्स पाए जाते हैं। इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री वी हैव डेसिडियस टेम्परेट फॉरेस्ट। कई पार्ट में हमारे डेसिडियस टेम्परेट फॉरेस्ट भी है। अबाउट 35 लाख क्यूबिक मीटर तो टिम्बर है हमारे देश में। 13 लाख क्यूबिक मीटर फायरवुड है, जलाने की लकड़ियाँ हैं। इनन्यूमरेबल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, उसके अलावा अनगिनत अलग अलग टाइप्स के फॉरेस्ट के प्रोडक्ट हमारे देश में है। बैम्बू है, मेडिसिन है, गम है, रेसिन है, रबर है, सेंटेड है, ऑयल है, सेंटेड ऑयल, ऑयल सीड है, और भी बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट है जो हमें कहाँ से मिलते हैं? फॉरेस्ट से मिलते हैं। प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट इज टुडेज प्रायोरिटी। और आज सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है कि हमें किसको बचाना है? फॉरेस्ट को बचाना है। फिगर्स सोर्स्ड फ्रॉम द सैटेलाइट, सैटेलाइट से जो पिक्चर्स मिलते हैं उसके अनुसार इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में 1.3 मिलियन हेक्टर फॉरेस्ट आर डिक्लाइनिंग ईच ईयर। हर साल 1.3 मिलियन हेक्टर फॉरेस्ट क्या होते जा रहे हैं? ख़त्म होते जा रहे हैं। विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण फॉरेस्ट लैंड इज़ क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। और फॉरेस्ट के लैंड को काटा जा रहा है ताकि वहाँ पे खेती की जा सके। फॉरेस्ट आर कट अराउंड द वर्ल्ड फॉर डिफरेंट कंस्ट्रक्शन वर्क। पूरे दुनिया में फॉरेस्ट को काटा जा रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए, एनिमल्स पालने के लिए। इनिशियली अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ अर्थ वाज कवर्ड विथ फॉरेस्ट। जब ये पृथ्वी बनी थी तो लगभग 70% पृथ्वी पर फॉरेस्ट थे, लेकिन आज कितने रह गया फॉरेस्ट? 16 से लेकर ओनली 17% ही क्या रह गया? फॉरेस्ट रह गया। जूम फार्मिंग इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द रीज़न फॉर डिफॉरेस्टेशन। और ये जूम फार्मिंग ही क्वेश्चन आता है यहाँ से कई बार। जूम फार्मिंग कारण है कि सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों की कटाई है ना। ये जूम फार्मिंग में क्या करते हैं? ट्राइबल पीपल फॉरेस्ट को क्या कर देते हैं? काट देते हैं, और उसके बाद वहाँ के पेड़ों को जला के फिर वहाँ पे क्या करते हैं? खेती करते हैं। फिर 2-3 साल वहाँ खेती करते हैं, फिर वो आगे जाते हैं और पेड़ों को काटते हैं, वहाँ उनके प्रोडक्ट को जला देते हैं, फिर वो क्या करते हैं? वहाँ खेती करते हैं। देखो यहाँ बता रखा है, इस टाइप की जो फार्मिंग है उसमें जो फ्लोरा यानी उस एरिया के जो पेड़ पौधे हैं उनको क्या कर दिया जाता है? बर्नट कर दिया जाता है एशेस में, राख में। इसके कारण क्या होता है? वहाँ के लैंड की फर्टिलिटी बढ़ जाती है और 2-3 साल वहाँ पे अच्छी तरह पैदावार होती है, गुड हार्वेस्ट यानी अच्छी फसल आती है। फिर बाद में फर्टिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और वो फिर इसी मेथड को अगले एरिया में जाके कटाई करके, तो इसके कारण फॉरेस्ट क्या हो रहे हैं? कटते जा रहे हैं। और ये फार्मिंग कहाँ की जाती है इंडिया में? तो नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, आसाम में आदिवासी लोगों के द्वारा ये फार्मिंग की जाती है, और इसके कारण फॉरेस्ट की कटाई हो रही है। तो मेन साइड इफ़ेक्ट क्या है डिफॉरेस्टेशन के? पहला, नेचुरल रिसोर्स ख़त्म हो रहा है, सॉइल इरोशन हो रहा है,
डिस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट में रहने वाले जो जानवर हैं वो सब खत्म होते जा रहे हैं, क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, डेजर्टिफिकेशन यानी डेजर्ट बढ़ता जा रहा है, रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है क्योंकि पेड़ पौधे नहीं है, इंक्रीज इन पोल्यूशन, और इससे क्या बढ़ता जा रहा है, पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। द फॉलोइंग मेजर कैन बी अडोप्टेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट को बचाने के लिए हमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कदम उठाने पड़ेंगे। पहला, फॉरेस्ट शुड बी कट अप टू द ऑप्टिमल लिमिट, यानी कोई लिमिट रखनी होगी गवर्नमेंट को, उस लिमिट से ज़्यादा एक साल में फॉरेस्ट को नहीं काट सकते। देयर शुड बी इक्वल रेशियो बिटवीन द रेट ऑफ फॉरेस्ट कटिंग एंड प्लांटेशन, और रेशियो बराबर होना चाहिए, जितना फॉरेस्ट काट रहे हैं उतना भी क्या करना पड़ेगा, उगाना भी पड़ेगा, यानी जितने पौधे काट रहे हैं उतना उगाना भी पड़ेगा, उनका रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल यानी बराबर रखना पड़ेगा। फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फायर, कई बार जंगलों में आग लग जाती है, इससे भी उनको बचाना है। फॉर दिस ऑब्जर्वेशन पोस्ट एंड फायर प्रोटेक्शन पथ शुड बी मेड, इसके लिए अलग अलग जगह पोस्ट बनाने ताकि वो फॉरेस्ट पे नज़र रख सके, और फायर को बुझाने के लिए अंदर रास्ते भी बना रहे ताकि आसानी से पहुंच के वहाँ पे आग को बुझाया भी जा सके। फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड बाय स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड, कई बार फॉरेस्ट में इंसेक्ट लग जाते हैं, हार्मफुल पेस्ट लग जाते हैं, इसके कारण भी ट्री खत्म हो जाते हैं, तो इसको किल करने के लिए इंसेक्ट को और रिमूव बीमारियों से बचाने के लिए क्या छिड़कना है, बीच बीच में इंसेक्टिसाइड को भी छिड़कना है। मोर प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू डाइवर्स फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट हमेशा क्या होना चाहिए, डाइवर्स होना चाहिए, यानी एक ही तरह का पौधा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे अलग अलग तरह के क्या होने चाहिए, पौधे होने चाहिए। यूनिफॉर्म फॉरेस्ट का मतलब एक ही तरह का पौधा, तो एक ही तरह के पौधे में अगर कोई बीमारी लग गई तो पूरा फॉरेस्ट ही खत्म हो जाएगा, लेकिन डाइवर्स यानी अलग अलग तरह के फॉरेस्ट की हमें प्रायोरिटी रखनी चाहिए, यानी प्राथमिकता। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड हैबिटेट पर्पस एंड जूम मेथड ऑफ एग्रीकल्चर शुड बी स्टॉप्ड, यानी फॉरेस्ट को खेती के लिए काटना, रहने के लिए काटना या जूम एग्रीकल्चर करने के लिए काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रोकना पड़ेगा। टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन अल्टरनेट सोर्स ऑफ फ्यूल एंड टिम्बर शुड बी वर्कआउट, फॉरेस्ट की कटाई को रोकने के लिए हमें क्या अलग अल्टरनेट सोर्स के ईंधन का क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। हम लकड़ियों का ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं, उसको हमें बंद करना पड़ेगा। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल प्लानिंग फॉर डैम एंड अदर मल्टीपर्पज़, अगर हमें बांध बनाना हो या मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाते हैं, सिंचाई के लिए नहर बनाते हैं, उसके लिए हम फॉरेस्ट को काटते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि फॉरेस्ट उसके कारण क्या ना हो, कटे नहीं। अवेकनिंग पीपल अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस, और लोगों को भी जागरूक करना है कि उनको बताना है कि फॉरेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है। इसके लिए कुछ आंदोलन चले थे, आपको पता है, चिपको मूवमेंट है, साइलेंट वैली एरिया, ये सब हम आगे पढ़ेंगे एज ए रिजल्ट, और ये सब अवेयरनेस करने के लिए। उसके बाद सोशल यानी सामाजिक रूप से, और वॉलेंट्री यानी अकेले रूप से भी आपको फॉरेस्ट को कंजर्वेशन करने में अपना योगदान देना है। इट इज़ क्रेडिटेबल टू गिव इंसेंटिव ऑफ टू सोशल फार्मिंग, सबको क्या करनी है, सोशल फार्मिंग का भी क्या देना है, बढ़ावा देना है, यानी समाज में भी जहाँ पे भी खाली जगह दिखे हमें उसमें क्या करना है, पेड़ पौधों को उगाना है। द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, और हमारे गवर्नमेंट ने जो रूल्स बना रखे हैं, रेगुलेशन बना रखे हैं फॉरेस्ट को बचाने के लिए, उनको क्या है, स्ट्रिक्टली क्या करवाना है, फॉलो करवाना है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, सोशल फॉरेस्ट्री। इन आवर कंट्री मोर देन 1 करोड़ हेक्टर ऑफ डिग्रेडेड लैंड need to be replanted every year so that ecological balance can be maintained, हमारे साल में हमारे देश में कम से कम 1 करोड़ हेक्टर लैंड है जो जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है, उसको वापस हमें क्या उगाना है, पेड़ पौधों को उगाना है हर साल, ताकि हम बैलेंस को क्या कर सके, बना सके। दिस टारगेट कैन बी अचीव थ्रू सोशल फॉरेस्ट्री, और ये टारगेट कब पूरा होगा, जब हम क्या करेंगे, सोशल फॉरेस्ट्री करेंगे। दिस विल नॉट और इंक्रीज द फॉरेस्ट एरिया, इससे हमारे देश का फॉरेस्ट एरिया भी बढ़ेगा, बट ऑल्सो क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, और इससे लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा। द नेशनल कमीशन एग्रीकल्चर हैज सजेस्टेड टू अडॉप्ट सोशल फॉरेस्ट्री इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फॉरेस्ट एरिया, और देश की एक संस्था है जिसका नाम है नेशनल कमीशन एग्रीकल्चर, उसने लोगों को सुझाव दिया कि सोशल फॉरेस्ट्री करने से हमारे फॉरेस्ट का एरिया भी बढ़ेगा, सो दैट विद द एक्सपेंशन ऑफ फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट के बढ़ने के कारण द विलेजर कुड गेट, तो विलेजर को क्या मिलेगा, चारा मिलेगा, लकड़ियाँ मिलेगी, और फॉरेस्ट के प्रोडक्ट भी इजीली मिलेंगे। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज ए प्रोग्राम ऑफ पीपल, और इस जो सोशल फॉरेस्ट्री को गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये किसका प्रोग्राम है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल, यानी ये पीपल के लिए, पीपल के द्वारा और पीपल से, ये उनका खुद का प्रोग्राम है। देर आर 3 मेन कंपोनेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री के 3
भाग है। पहला है एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को उगाना है हमें। प्लांटेशन डस्ट बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू मीट द नीड ऑफ पब्लिक एट पब्लिक प्लेस। और प्लांटेशन किसके द्वारा करना है? फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है हमारी गवर्नमेंट का, पब्लिक प्लेस में करना है, जैसे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, कैनल है, नहर है, रोड की साइड है, हॉस्पिटल है, इन सब में हमें क्या करना है? पेड़ पौधों को उगाना है। उसके बाद थर्ड हमें क्या करना है? प्लांटेशन ऑफ पब्लिक लैंड डन बाय विलेजर, यानी गांव वालों के द्वारा ऐसी कोई भी ज़मीन जो गवर्नमेंट की हो या खाली पड़ी हुई हो उसमें क्या करना है? पेड़ पौधों को उगाना है। एग्रो फॉरेस्ट्री करनी है, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को उगाना है। उसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा पब्लिक प्लेसों में पेड़ों को उगाना है, और हमें भी जो पब्लिक लैंड है गांव में उनमें क्या उगाना है? पेड़ों को उगाना है। तो ये हो गया फॉरेस्ट के बारे में। अब अगला सेकंड हमें कंजर्व करना है वाइल्ड लाइफ को। तो फॉरेस्ट में रहने वाले वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना भी जरूरी है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ रहेंगे तभी फॉरेस्ट रहेगा। फॉरेस्ट खत्म तो वाइल्ड लाइफ खत्म, वाइल्ड लाइफ खत्म तो फॉरेस्ट खत्म, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस इन दोनों से ही बनता है। इन जनरल द टर्म वाइल्ड लाइफ आर यूज फॉर दोज दैट लिव इन नेचुरल हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ उन्हीं एनिमलों के लिए यूज़ किया जाता है जो अपने प्राकृतिक घर में रहते हैं। यानी प्राकृतिक घर क्या है एनिमल का? फॉरेस्ट, जैसे एलिफेंट, लायन, राइनोसरस, डियर, ये सारे अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं। बट द टर्म वाइल्ड लाइफ इज़ वाइडली यूज फॉर ऑल द स्पीसीज ऑफ एनिमल। लेकिन कई बार हम वाइल्ड लाइफ यूज़ करते हैं वो सारी प्रजातियों के लिए क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, एनिमल और प्लांट के लिए जो नेचर में पाए जाते हैं ना। तो हम लोग कई बार वाइल्ड लाइफ बोलते हैं तो हम उन सारी प्रजातियों को यूज़ करते हैं जो हमारे नेचर में पाए जाते हैं। इंडिया इज़ ए कंट्री, इंडिया वो कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में धर्म है, कल्चर है, पॉलिटिक है, क्लाइमेट है, लैंड डाइवर्सिटी है और बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब बहुत तरह के हमारे अलग अलग डाइवर्सिटी है। इट इज़ रिमार्केबल दैट लैंड ऑफ आवर कंट्री हैज़ ओनली 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पूरे विश्व का जितना भी ज़मीन है उसका 2.4% ज़मीन कहाँ पे? इंडिया में है, लैंड एरिया। वेरएस 8% लेकिन पूरे वर्ल्ड में जितनी बायोडाइवर्सिटी है उसका 8.1% का पाया जाता है इंडिया में। यानी बायोडाइवर्सिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इंडिया में ये लिस्ट दे रखी है, देखो अलग अलग तरह के जानवर जो पाए जाते हैं इंडिया में। तो आपको लिस्ट पता ही है वैसे, पर ये आप सोचोगे कि सर हमें याद करना है क्या? तो ये याद नहीं करना, ये थोड़ी रटा थोड़ी जाएगा। तो इसलिए इनको हमें याद नहीं करना, इनको तो हमें क्या करना है? पढ़ना है। सबसे पहला 500 तरह के मैमल्स पाए जाते हैं। मैमल्स यानी जो अपने यंग वंस को क्या देते हैं? बर्थ देते हैं। 1200 एव्स, एव्स यानी बर्ड्स, एक प्रकार के ये बर्ड्स, सारे बर्ड्स की कैटेगरी। 220 टाइप्स के स्नेक पाए जाते हैं, 150 टाइप के लिजर्ड पाए जाते हैं, 30 टाइप के टोटोइस पाए जाते हैं, 30 टाइप्स के क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर पाए जाते हैं और 105 फ्रेश वाटर की फिशेस पाई जाती है और हजारों इनवर्टिब्रेट स्पीसीज हमारे भारत में पाई जाती है। तो सोचो हमारे भारत में कितनी तरह की वैरायटी की क्या पाई जाती है? स्पीसीज पाई जाती है। और इन वैरायटियों वाले स्पीसीज को बहुत सारों के हम जानते भी हैं नाम, लेकिन बहुत सारों के हम क्या नहीं करते? जानते हैं, नाम नहीं भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 500 मैमल, 1200 बर्ड्स, 220 स्नेक, 150 लिजर्ड, 30 टोटाइस, 30 क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर, 105 फ्रेश वाटर फिशेस एंड 1000 ऑफ इनवर्टिब्रेट स्पीसीज। इनवर्टिब्रेट यानी ऐसे स्पीसीज विदाउट बैकबोन, जिनके क्या नहीं होता? बैकबोन नहीं होता, यानी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, इस तरह के भी स्पीसीज पाए जाते। बट एट प्रेजेंट देयर हैज़ बीन सच ए कॉस्ट क्रिएटेड बाय ह्यूमन दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ इज एंडिंग। लेकिन आज इंसानों ने ऐसी सिचुएशन बना दी कि वाइल्ड लाइफ क्या होता जा रहा है? ख़त्म होता जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन देयर आर ऑल्सो सम नेचुरल रीजन। इंसानों के अलावा नेचुरल कारण भी है जिसके कारण वाइल्ड लाइफ क्या होते जा रहे हैं? एंडेंजर्ड, यानी ख़त्म होने के कगार में पहुँचते जा रहे हैं। तो अगला टॉपिक है रीज़न फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी ये वाइल्ड लाइफ जो ख़त्म होते जा रहे हैं इनका कारण क्या है? रीज़न क्या है कि हमारी इस पृथ्वी से वाइल्ड लाइफ क्या होते जा रहे हैं? ख़त्म होते जा रहे हैं। तो डिस्ट्रक्शन पहला कारण है कि उनके नेचुरल हैबिटेट को हम ख़त्म करते जा रहे हैं। इनका नेचुरल हैबिटेट क्या है? फॉरेस्ट है, और धीरे धीरे फॉरेस्ट क्या होता जा रहा है? ख़त्म होता जा रहा है। देयर आर मेनी रीज़न फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमल इन नेचुरल हैबिटेट। द मेन रीज़न फॉर डिस्ट्रक्शन, मेन कारण क्या है? जैसे मान लो अर्थक्वेक आ जाए,
वॉल्केनो आ जाए, सुनामी आ जाए, ये भी कारण हो सकते हैं। इसके अलावा और क्या कारण है? ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण ह्यूमन बींग्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। ह्यूमन यूज़ फॉरेस्ट लैंड, या हम फॉरेस्ट के लैंड यूज़ कर रहे हैं घर बनाने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, कारखाने खोलने के लिए। इसके कारण नेचुरल हैबिटेट, वाइल्ड लाइफ का क्या हो रहा है? ख़त्म होता जा रहा है। बहुत सारे हम वाटर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जैसे हम बहुत सारे डैम बना रहे हैं, भाखरा नंगल डैम बना दिया, तिहरी डैम बना दिया, व्यास प्रोजेक्ट बना दिया। ये सब कहाँ बनाया हमने? फॉरेस्ट लैंड में बनाया। तो इसके कारण फॉरेस्ट क्या होता जा रहा है? ख़त्म होता जा रहा है। और डिक्रीजिंग हैबिटेट और वाइल्ड लाइफ के घर भी क्या हो रहे जा रहे हैं? ख़त्म होते जा रहे हैं। फिर नेचुरल हैबिटेट वेयर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड ड्यू टू माइनिंग वर्क। हम माइंस के कारण भी फॉरेस्ट के हैबिटेट को ख़त्म करते जा रहे हैं। एसिड रेन के कारण भी ख़त्म होता जा रहा है। कई बार समुद्र के अंदर ऑयल लीक हो जाता है, या ऑयल टैंकर में से ऑयल लीकेज हो जाता है, तो ओशियन के अंदर भी नेचुरल हैबिटेट्स, जो नेचुरल घर है उनके, सी ऑर्गेनिज्म के, वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं। फिर जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, उसके कारण पृथ्वी का टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है, और पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होता जा रहा है? हॉट होता जा रहा है। इसके कारण भी वाइल्ड लाइफ क्या होते जा रहे हैं? ख़त्म होते जा रहे हैं। गलत तरीके से इलीगल पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, गलत तरीके से वाइल्ड लाइफ को क्या किया जा रहा है? पकड़ा जाता है, उनका शिकार किया जाता है, फिर उनके खाल को और उनके अलग अलग पार्ट्स को बेचा जाता है। पोल्यूशन के कारण भी ख़त्म होते जा रहे हैं। और इंसानों और वाइल्ड लाइफ के बीच में एक दुश्मनी है, क्योंकि इंसान जब भी वाइल्ड एनिमल को देखता है तो वो उसको क्या कर देता है? मार देता है। इसके कारण भी वाइल्ड लाइफ इस पृथ्वी पर क्या हो रहे हैं? ख़त्म होते जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन रीजन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसके अलावा नेचुरल रीजन भी हो सकते हैं, जेनेटिक यानी अंदरूनी कुछ कारण भी हो सकते हैं, और हमारे द्वारा बनाए गए मैन मेड कारण भी हो सकते हैं। तो इन इंडिया कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ वाज अंडर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, यानी हमारे भारत में वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी नामक कानून बनाया गया, जो 1952 में और 1972 में उसका नाम चेंज करके प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन 1972 या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से वो जाना जाता है। ऐसा कानून बनाया गया। अमेंडमेंट का मतलब उसको चेंज करके बनाया गया। पहले नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी था, फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट करके बनाया गया, ताकि वाइल्ड लाइफ को बचाया जा सके। और इंटरनेशनल लेवल पे ये संस्था है IUCN, आपने 8th में भी पढ़ा होगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कब बना? 1948 में। ये पूरे वर्ल्ड में लोगों को जागरूक करता है कि वो नेचर को क्या करे? बचाए। और IUCN ने एक बुक बनाई है, जो आप सब जानते हो। कौन सी बुक है? जिसमें सारे ऐसे स्पेसीज के नाम लिख रखे हैं जो या तो ख़त्म होने की कगार पे है। इस बुक को किस नाम से जाना जाता है? रेड डेटा बुक। यानी रेड डेटा बुक की डेफिनेशन आ सकती है, किसने बनाया आ सकती है। तो रेड डेटा बुक में वो सारे स्पीसीज के बारे में जो क्या है? ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन, ब्रिंक यानी ख़त्म होने की कगार में है, उनके बारे में रेड डेटा बुक में लिख रखा है। IUCN ने 5 कैटेगरी बताई है स्पीसीज की। कितनी कैटेगरी बताई है? 5 कैटेगरी। पहला है एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या होते हैं? द स्पीसीज विच आर एक्सटिंक्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, यानी वो स्पीसीज जो इस पृथ्वी से समाप्त हो गए, एंड नॉट सर्वाइविंग टुडे, आज जिंदा नहीं है। वो सारे कौन से स्पीसीज है? एक्सटिंक्ट स्पीसीज। डायनासोरस, रायाना, ये सारे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल याद रखना है, क्योंकि एक एक नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडेंजर्ड स्पीसीज, दीज आर द स्पीसीज हुज कंजर्वेशन मेजर इफ नॉट टेकन विल एंड इन द नियर फ्यूचर। ये वो स्पीसीज है जिनको अगर हमने बचाया नहीं तो फ्यूचर में ये समाप्त हो जाएंगे। राइनोसोरस, गोडावन जो हमारे राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी है, जिसको क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और उसके बाद लायन, ये सारे क्या है? एंडेंजर्ड स्पीसीज है। फिर है व्यूनरेबल स्पीसीज, दीज आर द स्पीसीज which are likely to become endangered unless the circumstance threatening its survival and reproduction improve, like common leopard और alligator। ये वो species है जो कभी भी endangered कैटेगरी में आ सकते हैं अगर हमने इन पे ध्यान नहीं दिया, इनके सर्वाइवल पे ध्यान नहीं दिया और इनके रिप्रोडक्शन पे ध्यान नहीं दिया। तो इनके एग्जाम्पल है लेपर्ड और उसके बाद एलिगेटर है। रेयर स्पीसीज कौन से? ए रेयर स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। रेयर स्पीसीज वो ऑर्गेनिज्म है आर वेरी कॉमन, स्केयर एंड कैन बिकम एंडेंजर्ड इन रेयर फ्यूचर। ये बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, कहीं कहीं पे ही पाए जाते हैं, और ये भी फ्यूचर में क्या आ जाएंगे? एंडेंजर्ड में आ जाएंगे। इसके एग्जाम्पल है जायंट पांडा और स्नो लेपर्ड, ये इसके क्या है? एग्जाम्पल है। इनएडेक्वेंटली नॉन स्पीसीज, बहुत कम जानने वाले स्पीसीज।
देयर आर द स्पीसीज विच एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, यानी ऐसे स्पीसीज जो पृथ्वी पर तो है बट नॉट मच इज नॉन अबाउट देयर डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो कहाँ पे है और कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। ऐसे स्पीसीज को बोलते हैं इनएडेक्वेटली नॉन स्पीसीज, यानी वो स्पीसीज जो पृथ्वी पर है तो सही लेकिन उनकी जानकारी नहीं है, ऐसे स्पीसीज को हम बोलते हैं इनएडेक्वेटली नॉन स्पीसीज। तो इन पांचों स्पीसीज की डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है नेशनल पार्क। हमारी गवर्नमेंट ने क्या बनाया है? नेशनल पार्क बनाया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया है और बायोस्फीयर रिजर्व्स को बनाया है, ताकि वो किसको प्रोटेक्ट कर सके? वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ये सारे चीज़ों को क्या किया है? बनाया है। तो सबसे पहला इसमें क्या है? नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क हम सब लोग जानते हैं, हमारे देश में बहुत सारे क्या है? नेशनल पार्क भी है। ये सारे नाम भी दे रखे हैं आपको, हमारे देश के किसके नाम दे रखे? नेशनल पार्क के नाम दे रखे हैं। तो ये नेशनल पार्क के बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक आपको यहाँ तक इस चैप्टर को क्या करना है? कंप्लीट करना है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।